हेलो फ्रेंड्स, माई सेल्फ अनीश कुमार सिंह। आज हम लोग फोटोसिंथेसिस में पढ़ने जा रहे हैं फोटो सिस्टम और इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। फोटो सिस्टम क्या होता है? फोटो सिस्टम्स आर द ग्रुप ऑफ पिगमेंट दैट आर यूज्ड टू एब्जॉर्ब द सनलाइट। ये सनलाइट को एब्जॉर्ब करने का काम करते हैं। फोटो सिस्टम जो होते हैं वो दो टाइप के होते हैं, फोटो सिस्टम सेकेंड और फर्स्ट। मैंने सेकेंड का नाम इसलिए पहले लिया क्योंकि सबसे पहले फोटो सिस्टम सेकेंड को डिस्कवर किया गया था। फोटो सिस्टम दो टाइप के हुए, फोटो सिस्टम सेकेंड और फोटो सिस्टम फर्स्ट। आइए इनका स्ट्रक्चर देखते हैं। फोटो सिस्टम सेकेंड क्या होता है? फोटो सिस्टम सेकेंड के सेंटर में क्लोरोफिल ए का एक मॉलिक्यूल होता है जो 680 नैनोमीटर की लाइट को एब्जॉर्ब करता है। इसको कहा जाता है रिएक्शन सेंटर। ये रिएक्शन सेंटर हो गया। और इसके चारों तरफ पाया जाता है, जैसे देखिए पहला जो रो है पिगमेंट का, यहाँ पे भी देख लीजिए जैसे ब्लू कलर का बना है, ये है क्लोरोफिल बी का पिगमेंट। उसके बाद ग्रीन कलर का जो बना है ये है क्लोरोफिल सी का पिगमेंट। उसके बाद जो रेड कलर का पिगमेंट बना है वो है कैरोटीनॉइड। यानी रिएक्शन सेंटर और रिएक्शन सेंटर के चारों ओर क्लोरोफिल बी, क्लोरोफिल सी और कैरोटीनॉइड, ये तीनों मिल करके एंटीना मॉलिक्यूल का काम करते हैं। एंटीना मॉलिक्यूल का यानी फोटो सिस्टम जो होता है वो दो पार्ट से मिलकर बना होता है, रिएक्शन सेंटर और एंटीना मॉलिक्यूल। ये लाइट को एब्जॉर्ब करने का काम करते हैं। तो ये हो गया फोटो सिस्टम सेकेंड। उसी तरीके से फोटो सिस्टम फर्स्ट की बात करेंगे तो यहाँ जो रिएक्शन सेंटर होता है वो क्लोरोफिल ए का मॉलिक्यूल होता है जो 700 नैनोमीटर की लाइट को एब्जॉर्ब करता है। और इसके भी चारों तरफ क्लोरोफिल बी, क्लोरोफिल सी और कैरोटीनॉइड के मॉलिक्यूल पाए जाते हैं। अब क्वेश्चन ये है कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन फोटो सिस्टम सेकेंड एंड फोटो सिस्टम फर्स्ट। तो द बेसिक डिफरेंस इज इन बिटवीन देयर रिएक्शन सेंटर। इन फोटो सिस्टम फर्स्ट रिएक्शन सेंटर इज P700 while in photo system second the reaction center is P680. this is the basic difference. अब देखिए ये फोटो सिस्टम क्या काम करते हैं। अब देखिए जैसे फोटो सिस्टम जो है ये क्लोरोप्लास्ट के अंदर पाया जाता है और लीड पे जब लाइट पड़ता है, सनलाइट पड़ता है, तो सबसे पहले एंटीना के मॉलिक्यूल जो होते हैं वो लाइट को एब्जॉर्ब करके और रिएक्शन सेंटर की तरफ चैनलाइज करते हैं। देखिए इसको रिएक्शन सेंटर की तरफ चैनलाइज करते हैं जो क्लोरोफिल ए है, जिसकी वजह से रिएक्शन सेंटर जो होता है वो एक्साइटेड हो जाता है और एक्साइटेड होकर के इलेक्ट्रॉन रिलीज करने का काम करता है। ये इलेक्ट्रॉन निकलता है। इस तरीके से इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन की शुरुआत होती है। इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन क्या होता है? इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में क्लोरोफिल से जो इलेक्ट्रॉन निकलता है उसको डिफरेंट इलेक्ट्रॉन कैरियर से होते हुए, एक इलेक्ट्रॉन कैरियर से दूसरे इलेक्ट्रॉन कैरियर से होते हुए उसके लास्ट इलेक्ट्रॉन कैरियर यानी NADP+ के पास पहुंचाया जाता है। इसी को इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन कहते हैं। इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन जो होता है क्लोरोप्लास्ट में थाइलेक्वाइड के मेम्ब्रेन में चलता है। एक्चुअल में ये इलेक्ट्रॉन जो होता है वो वाटर से निकलता है जो क्लोरोफिल को ट्रांसफर होता है और एक्साइटमेंट के बाद क्लोरोफिल से निकलता है और डिफरेंट इलेक्ट्रॉन कैरियर्स के द्वारा ट्रांसफर किया जाता है। तो आइए देखते हैं कि कैसे इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन चलता है। तो देखिए मैंने आपको पहले बताया कि सन का लाइट एंटीना मॉलिक्यूल पे पड़ा, ये लाइट एनर्जी को रिएक्शन सेंटर की तरफ चैनलाइज कर देते हैं। रिएक्शन सेंटर एक्साइटेड हो जाता है, फोटो सिस्टम सेकेंड, और यहां से इलेक्ट्रॉन निकलता है। जब इलेक्ट्रॉन निकलता है तो जो रिएक्शन सेंटर है फोटो सिस्टम सेकेंड का वो ऑक्सीडाइज हो जाएगा और ये इलेक्ट्रॉन को सबसे पहले रिसीव करने का काम करता है थियोफाइटिन। इट इज द फर्स्ट एक्सेप्टर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन फोटो सिस्टम सेकेंड। थियोफाइटिन इलेक्ट्रॉन को रिसीव करता है। तो अब थियोफाइटिन जो होगा इलेक्ट्रॉन रिसीव करने के बाद क्या हो जाएगा? रिड्यूस्ड हो जाएगा। उसके बाद इलेक्ट्रॉन जो होता है वो ट्रांसफर किया जाता है अगले कैरियर के पास जो है प्लास्टोक्विनोन। प्लास्टोक्विनोन के पास जब ट्रांसफर होगा तो अब प्लास्टोक्विनोन रिड्यूस हो जाएगा और थियोफाइटिन क्या हो जाएगा? ऑक्सीडाइज हो जाएगा। उसके बाद प्लास्टोक्विनोन से इलेक्ट्रॉन जो होता है वो ट्रांसफर किया जाता है किसके पास? साइटोक्रोम B6F के पास। जिसके पास इलेक्ट्रॉन जाता है वो रिड्यूस हो जाता है और जहां से निकलता है वो ऑक्सीडाइज होता है। उसके बाद साइटोक्रोम B6F से इलेक्ट्रॉन जो होता है वो जाता है, ट्रांसफर होता है प्लास्टोसाइनिन के पास और प्लास्टोसाइनिन से इलेक्ट्रॉन जो होता है वो ट्रांसफर हो जाता है किसके पास? फोटो सिस्टम फर्स्ट के पास। यानी फोटो सिस्टम सेकेंड से जो इलेक्ट्रॉन निकलता है वो फाइनली फोटो सिस्टम फर्स्ट के पास ट्रांसफर कर दिया जाता है
थ्रू डिफरेंट इलेक्ट्रॉन कैरियर बाय ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन प्रोसेस। ऑक्सीडेशन और रिडक्शन प्रोसेस से एक इलेक्ट्रॉन कैरियर से दूसरे इलेक्ट्रॉन कैरियर के पास इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफर कर देता है। अब जब ये इलेक्ट्रॉन फोटोसिस्टम फर्स्ट के पास पहुंचता है तो देखिए यहाँ पे भी लाइट पड़ रहा होगा, सन का लाइट, यहाँ भी एंटीना मॉलिक्यूल लाइट एनर्जी को चैनलाइज करेंगे रिएक्शन सेंटर की तरफ, रिएक्शन सेंटर एक्साइटेड होगा और ये फिर इलेक्ट्रॉन रिलीज करेगा। फोटोसिस्टम फर्स्ट के इलेक्ट्रॉन को रिसीव करने का काम करता है, जिसको फर्स्ट एक्सेप्टर कहते हैं, दैट इज द आयरन सल्फर प्रोटीन। ये आयरन सल्फर प्रोटीन इसको एक्सेप्ट किया, ये रिड्यूस हो जाएगा और ये रिएक्शन सेंटर ऑक्सीडाइज हो जाएगा। यहाँ से इलेक्ट्रॉन जो होता है वो फेरिडॉक्सिन के पास जाता है, फेरिडॉक्सिन से इलेक्ट्रॉन किसके पास जाता है, NADP प्लस के पास। तो इस तरीके से ये कंप्लीट इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन हुआ। और देखिए अगर सपोज करिए कि अगर सोडियम है तो सोडियम को अगर आप हीट एनर्जी देंगे तो इसका एक इलेक्ट्रॉन जो आउटर मोस्ट कक्षा में होगा ये बाहर निकल जाएगा सेल में, तो अब ये Na+ हो जाएगा। अब चाहेंगे कि अगली बार फिर इसको हीट एनर्जी दें और फिर ये इलेक्ट्रॉन निकाले, तो ये पॉसिबल नहीं है क्योंकि ये स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन में आ गया है। अगर आप इसको बहुत ज्यादा एक्सेस एनर्जी देंगे तब जाके ये इलेक्ट्रॉन निकलेगा, दैट इज द वेस्टफुल प्रोसेस। इसलिए जब आप चाहते हैं कि ये इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन कंटिन्यूअसली चलता रहे प्लांट में, क्लोरोप्लास्ट में, तो आपको फोटोसिस्टम सेकेंड यानी यहाँ क्लोरोफिल को एक्सटर्नल इलेक्ट्रॉन का सोर्स प्रोवाइड करने की जरूरत पड़ेगा। नहीं तो क्या होगा, क्यों एक या दो बार इलेक्ट्रॉन निकलने के बाद ये कॉन्फ़िगरेशन जो इसका होगा वो स्टेबल स्टेट में आ जाएगा और फिर जब लाइट पड़ेगा तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन का निकलना बंद हो जाएगा और इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन भी रुक जाएगा। इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन रुक जाएगा तो ATP का बनना रुक जाएगा और NADPH का बनना रुक जाएगा, जिससे फोटोसिंथेटिक प्रोडक्ट का बनना बंद हो जाएगा, जिसको हम डायरेक्ट रिएक्शन कहते हैं, वो भी बंद हो जाएगा। इसलिए फोटोसिस्टम सेकेंड में इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन को कंटिन्यूअस करने के लिए वाटर का हाइड्रोलिसिस किया था। देखिए ये वाटर है और सनलाइट के प्रेजेंस में ये वाटर का मॉलिक्यूल टूटता है, देखिए H+ और इलेक्ट्रॉन निकलता है और देखिए ये ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल बनता है। ये इलेक्ट्रॉन जो होता है ये ट्रांसफर हो जाते हैं किसको, रिएक्शन सेंटर को। ये फोटोसिस्टम सेकेंड के रिएक्शन सेंटर को ट्रांसफर हो जाएगा और फिर जब इस पे लाइट पड़ेगा तो जब ये एक्साइटेड होके अपना इलेक्ट्रॉन निकालेगा, फिर तब तक वाटर मॉलिक्यूल टूट के इसको इलेक्ट्रॉन प्रोवाइड कर देगा, यानी एक्सटर्नल सोर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन इज अवेलेबल। दैट्स वाई हमेशा इलेक्ट्रॉन जो होंगे वो एक्साइटमेंट के बाद फोटोसिस्टम सेकेंड से निकलेगा और इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन हमेशा कंटिन्यू रहेगा। आपको फोटोसिंथेसिस का जनरल सिस्टम बताते समय आपको बताया था कि एग्जाम में आपके पूछता है कि फोटोसिंथेसिस में ऑक्सीजन कहाँ निकलता है, तो देखिए लाइट रिएक्शन में निकलता है और जब फोटोलिसिस ऑफ वाटर होता है तब निकलता है। तो ये आपका इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन हो गया। यहाँ से लेके यहाँ तक आप इलेक्ट्रॉन को ले जा रहे हैं, इसका मतलब कि ये हम इलेक्ट्रॉन की एनर्जी शो कर रहे हैं, रिडॉक्स पोटेंशियल शो कर रहे हैं। और यहाँ आने के बाद जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन जो होता है वो नीचे की तरफ फ्लो होता है, इलेक्ट्रॉन हर स्टेप में एनर्जी रिलीज करता है। देखिए हर जगह एनर्जी रिलीज करेगा। और जब इलेक्ट्रॉन प्लास्टोक्विनोन और साइटोक्रोम B6 सब के बीच ट्रांसफर होता है तो यहाँ पे सफिशिएंट एनर्जी निकलती है और इस जगह पे ADP एडेनोसिन डाइफॉस्फेट और इनऑर्गेनिक फॉस्फेट से मिल करके ATP का फॉर्मेशन किया जाता है, जिसको हम लोग फोटोफॉस्फोरिलेशन कहा जाता है। उसी तरीके से ये आपका नॉन साइक्लिक हो गया। और जब हम साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन पढ़ेंगे तो साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन में सिर्फ फोटोसिस्टम फर्स्ट पार्टिसिपेट करता है और यहाँ पे NADP+ नहीं होता है। तो इलेक्ट्रॉन जब वापस घूम के और साइटोक्रोम B6 सबके पास आता है तो यहाँ पे ATP बनता है, उसको कहते हैं साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन। तो उसके बारे में हम लोग डिटेल में बाद में पढ़ा जाएगा। तो यहाँ ATP बना, उसके बाद इलेक्ट्रॉन जब आयरन सल्फर के पास गया, FAD के पास गया और NADP+ के पास गया तो NADP+ जो होगा वो इलेक्ट्रॉन लेकर के कन्वर्ट हो जाएगा किसमें, NADP में। और जो फोटोलिसिस ऑफ वाटर में हाइड्रोजन यहाँ बना था, ये हाइड्रोजन जो होगा ये जाकर के मिल जाएगा यहाँ पे और इस तरीके से बन जाएगा NADPH। तो देखिए आपको हमने बताया था कि लाइट रिएक्शन में एसिमिलेटरी पावर बनता है जिसमें NADPH बनता है और ATP बनता है। देखिए दोनों बन गया। तो ये जो है ये आपका है नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन। नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन में
फोटोसिस्टम सेकेंड और फोटोसिस्टम फर्स्ट दोनों पार्टिसिपेट करते हैं। और नॉन साइक्लिक को हम लोग जेड स्कीम भी कहा जाता है, जेड स्कीम, इसको जेड स्कीम भी कहते हैं। जेड स्कीम में इलेक्ट्रॉन का ट्रांसपोर्ट जो होता है वो 3 स्टेप होता है। पहले H2O से इलेक्ट्रॉन जो होता है वो फोटोसिस्टम सेकेंड के पास जाता है। दूसरे स्टेप में फोटोसिस्टम सेकेंड से इलेक्ट्रॉन जो होता है वो फोटोसिस्टम फर्स्ट के पास जाता है। और तीसरे स्टेप में फोटोसिस्टम फर्स्ट से इलेक्ट्रॉन किसके पास जाता है, NADP प्लस के पास जाता है। तो इस तरीके से ये 3 स्टेप में जो ट्रांसफर होता है इसी को हम लोग जेड स्कीम कहा जाता है। इसको नॉन साइक्लिक भी कहते हैं। अब जब हम साइक्लिक की बात करेंगे तो साइक्लिक में फोटोसिस्टम सेकेंड नहीं होता है। देखिए यहाँ पे फोटोसिस्टम सेकेंड जो होगा वो नहीं होगा, यहाँ पे सिर्फ फोटोसिस्टम फर्स्ट पार्टिसिपेट करता है। तो देखिए लाइट इस पे पड़ा, एक्साइटेड होकर इलेक्ट्रॉन निकाला, ये आयरन सल्फर के पास गया, फिर वहाँ फेरिडॉक्सिन के पास गया। और नॉन साइक्लिक में NADP प्लस नहीं पाया जाता है। तो देखिए यहाँ से इलेक्ट्रॉन जो होगा वो वापस घूम के कहाँ चला जाएगा, साइटोक्रोम B6F के पास, और रास्ते में एनर्जी रिलीज होगा। इस एनर्जी का इस्तेमाल ADP और इनऑर्गेनिक फास्फेट को जोड़कर ATP बनाने में किया जाता है। इस तरीके से ATP का फॉर्मेशन होता है, इसलिए इसको साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन कहते हैं। साइक्लिक क्यों कहा जाता है, क्योंकि फोटोसिस्टम फर्स्ट से निकला हुआ इलेक्ट्रॉन घूमकर फिर वापस उसी के पास चला आता है, इसलिए इसको साइक्लिक कहते हैं। और फोटोफॉस्फोरिलेशन क्यों कहते हैं, क्योंकि फेरिडॉक्सिन और साइटोक्रोम B6F के बीच में ADP और इनऑर्गेनिक फास्फेट को जोड़ करके ATP बनाने का काम किया जाता है, एडिशन ऑफ फास्फेट ग्रुप किया जाता है, इसलिए इसको फोटोफॉस्फोरिलेशन कहा जाता है। तो साइक्लिक जो होता है इसमें किसी एक्सटर्नल सोर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन की जरूरत नहीं पड़ती है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन यहीं से निकलता है और वापस घूम के इसी के पास चला जाता है। तो इस तरीके से आज के लेक्चर में हम लोगों ने फोटो सिस्टम का स्ट्रक्चर देखा, रिएक्शन सेंटर क्या होता है, एंटीना के मॉलिक्यूल क्या होते हैं, एंटीना में कौन कौन से क्लोरोफिल के पिगमेंट मॉलिक्यूल पाए जाते हैं, फिर फोटो सिस्टम कितने टाइप का होता है, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन क्या होता है, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में इलेक्ट्रॉन सबसे पहला एक्सेप्टर कौन होता है, सबसे लास्ट का एक्सेप्टर कौन होता है, नॉन साइक्लिक में कौन कौन से फोटो सिस्टम पार्टिसिपेट करते हैं, साइक्लिक में कौन सा फोटो सिस्टम पार्टिसिपेट नहीं करता है, साइक्लिक और नॉन साइक्लिक में क्या क्या डिफरेंस होते हैं, कौन से फोटोफॉस्फोरिलेशन में NADPH नहीं बनता है। तो इसका आंसर है साइक्लिक में नहीं बनता है। क्यों? क्योंकि देखिए साइक्लिक में यहाँ NADP प्लस मौजूद नहीं होता है, इसलिए NADPH नहीं बनता है, जबकि ATP का फॉर्मेशन होता है। जबकि नॉन साइक्लिक में ATP और NADPH दोनों बनता है। जेड स्कीम किसको कहा जाता है? जेड स्कीम में इलेक्ट्रॉन का ट्रांसपोर्ट कितने स्टेप में होता है? तो 3 स्टेप में होता है। ये सब सारा बात आपको हमने बताया। तो ये सारे बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इनसे रिलेटेड क्वेश्चन सॉल्व करें और डाउट को मेरे यूट्यूब चैनल में कमेंट करके आप पूछ सकते हैं। मेरे यूट्यूब चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर भी करें, ताकि आपको नया नया वीडियो लेक्चर मिलता रहे। नेक्स्ट वीडियो के लिए आप इंतजार करें, तब तक के लिए धन्यवाद।